हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। हमने स्टार्ट किया था चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में डायमेंशंस ऑफ डेवलपमेंट, विकास के पहलू। उसको आई होप आप सभी ने देखा होगा। उसमें हमने जो भी चीज़ें पढ़ी हैं वो सभी, और आज का जो सेशन है प्रिंसिपल ऑफ मोटर डेवलपमेंट, यदि ये दोनों सेशन को आपने यदि अच्छे से कर लिया है तो जो आपका 7 नंबर का जो क्वेश्चन बनने वाला है वो मैक्सिमम आपके क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएंगे, जो कि आपके यूनिट 2 में आने वाला है। ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी का यदि आप सिलेबस देखेंगे तो यूनिट 2 का जो 7 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है, जो आपने पिछला सेशन किया होगा और जो आज का सेशन जब आप कर लेंगे तो बहुत सारे काफ़ी क्वेश्चंस आपके इसमें से सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए फिर हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिरकार क्रियात्मक विकास होता क्या है, आखिरकार मोटर डेवलपमेंट होता क्या है। तो जो मोटर डेवलपमेंट होता है यह एक महत्वपूर्ण विकास है और इस पर ही अन्य दूसरे तरह के विकास इस पर ही सीधे आधारित होते हैं। इस पर ही सारे बाकी अन्य विकास आधारित होते हैं। तो आखिरकार ये है क्या मोटर डेवलपमेंट? तो आइए हम देख लेते हैं कि मोटर डेवलपमेंट है क्या। तो हरलॉक ने मोटर डेवलपमेंट को क्रियात्मक विकास को परिभाषित करते हुए कहा है कि मांसपेशियां तंत्रिकाओं तथा तंत्रिका केंद्रों, मांसपेशियां तंत्रिकाओं तथा तंत्रिका केंद्रों की समन्वित क्रियाओं द्वारा शारीरिक गति पर नियंत्रण प्राप्त करना ही क्रियात्मक विकास कहलाता है। इसका क्या मतलब हुआ कि यानी कि कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है किसका? मसल्स का, नर्व्स का, नर्व सेंटर का कोऑर्डिनेटेड है। कोऑर्डिनेटेड एफर्ट से जब हम कंट्रोल कर पा रहे हैं, जब हम अपने कोऑर्डिनेटेड एफर्ट से जब हम फिजिकली अपनी बॉडी को कंट्रोल कर पा रहे हैं, उसको ही हम क्या बोलते हैं? उसको ही मोटर डेवलपमेंट बोलते हैं। देखिए, मांसपेशियों, तंत्रिकाओं और तंत्रिका केंद्रों की समन्वित क्रियाओं द्वारा शारीरिक गति पर नियंत्रण, शारीरिक गति पर नियंत्रण यानी कि हम क्या कर रहे हैं, इनका एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है, कोऑर्डिनेशन है। किसका कोऑर्डिनेशन है? तो मांसपेशियों, तंत्रिकाओं और तंत्रिका केंद्रों का जब एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है, समन्वित क्रिया हो रही है, तब जाकर के क्या हो रहा है, हम अपनी शारीरिक गति पर नियंत्रण प्राप्त कर पा रहे हैं। और जब हम शारीरिक गति पर नियंत्रण प्राप्त कर पा रहे हैं यानी कि हम अपनी बॉडी को फिजिकली कंट्रोल कर पा रहे हैं, फिजिकली कंट्रोल कर पा रहे हैं। और इन्हीं सभी क्रियाओं को क्या कहा जाता है? तो क्रियात्मक विकास कहा जाता है, मोटर डेवलपमेंट कहा जाता है। अब जैसे कि बच्चा यदि खड़ा नहीं हो पा रहा है तो क्या बोलते हैं कि जैसे कोई बच्चे बहुत जल्दी चलने लग जाते हैं, कोई बच्चे देर से चलते हैं, है ना। तो यदि हम सामान्यतः देखें तो 9 से 15 महीने में बच्चा चलने लग जाए, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि विदिन 1 साल के आसपास, है ना, चलने लग जाए। ठीक है, बहुत बच्चे नहीं चल पाते हैं। बोला जाता है क्या, सामान्यतः मैं बात बता रही तो बोला गया कि ना मसल्स कमज़ोर हैं, इसके हड्डियों पे इसके बल नहीं पड़ रहा है, घुटनों पे बल नहीं पड़ रहा है, इसीलिए खड़ा नहीं हो पा रहा है, इसीलिए खड़ी नहीं हो पा रही है। इसका मतलब ये है बल नहीं पड़ रहा है यानी कि समन्वित क्रियाएं हो नहीं रही हैं जो उसकी शारीरिक गति पर जो नियंत्रण कर पा रही हैं। समझ में आया? तो आइए देख लेते हैं। जैसे कि जिस शिशु के हाथ तथा पैर की मांसपेशियां तथा तंत्रिकाएं विकसित रहती हैं और उन दोनों के बीच ठीक ढंग से जब समन्वय होता है तो उस शिशु में हाथ पैर के सहारे चलना और फिर सिर्फ पैर के सहारे चलने की प्रक्रिया अधिक तेजी से होती है। यानी कि जब दोनों का समन्वित विकास हो रहा है, किसका किसका? कोऑर्डिनेटेड डेवलपमेंट किसका किसका है? तो मसल्स का और नर्व्स का। तब मसल्स और नर्व्स जो हैं क्या करेंगी? तो मसल्स और नर्व्स जब साथ में चल रही हैं तो वो बच्चा पहले हाथ और पैर के सहारे चल रहा है, घुटुवन जिसको बोलते हैं हम, ठीक है, घुटने के बल जिसको बोलते हैं, वैसे ही चल रहा है। फिर उसके बाद खड़े होकर चलने लगा। इसको ये पूरी प्रक्रिया को मोटर डेवलपमेंट बोलते हैं। क्लियर है? समझ में आया? अब यदि हम क्रियात्मक विकास के नियम की बात करें ना तो इसके अंतर्गत क्या क्या रहता है? तो इस नियम के अंतर्गत हम देखते हैं कि ये जो मोटर डेवलपमेंट है उसके प्रकार क्या होते हैं। प्रकार मतलब कि घुटने के बल चलना, पैर के बल चलना, दौड़ना, उछलना आदि।
ये प्रकार हैं किसके, तो जैसे कि ये मोटर डेवलपमेंट के भिन्न भिन्न प्रकार हमें पता चल गए। और क्या ये सभी प्रकार यानी कि घुटने के बल चलना, पैर के बल चलना, दौड़ना, उछलना, क्या सभी उम्र के सभी यानी कि एक ही उम्र के सभी बालकों में क्या एक ही साथ ये क्रियाएं होती हैं कि अलग अलग होंगी? कुछ बच्चा जल्दी चल रहा है, कुछ बच्चा बाद में चल रहा है। ये सभी चीजें हमें किसके अंतर्गत पता चलती हैं? तो हमें क्रियात्मक विकास के नियम के अंतर्गत ये सभी चीजें हमें पता चलती हैं, हमें देखने को मिलती हैं। तो आइए अब हम जानते हैं कि आखिरकार क्रियात्मक विकास के नियम क्या होते हैं। व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ मोटर डेवलपमेंट। यदि हम प्रिंसिपल्स ऑफ मोटर डेवलपमेंट की बात करें तो 5 नियम बताए गए हैं, 5 प्रिंसिपल्स बताए गए हैं। किसके? तो क्रियात्मक विकास के 5 नियम बताए गए हैं। कौन कौन से वो नियम हैं? तो सबसे पहले है कि क्रियात्मक विकास मांसपेशियों तथा तंत्रिकाओं की परिपक्वता पर निर्भर करता है। इट मीन्स मोटर डेवलपमेंट डिपेंड्स अपॉन न्यूरल एंड मस्कुलर मैच्योरेशन। कितना ज़्यादा आपका न्यूरल परिपक्व यानी कि हमारी जो तंत्रिकाएं वो कितनी परिपक्व है और हमारी मांसपेशियां कितनी परिपक्व हैं, इस पर निर्भर करेगा हमारा क्रियात्मक विकास। ठीक, अब जब हम अपने नर्व सिस्टम और अपने मसल्स की बात करें तो कैसे, कहाँ से हमें पता चलता है? तो आइए जान लेते हैं कैसे पता चलता है। जो हमारा मेरुदंड है, स्पाइनल कॉर्ड जो है, जो हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड मेरुदंड जिसको हम बोलते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? उसको लोअर नर्व सिस्टम बोलते हैं हम, उसको निचली तंत्रिका केंद्र बोलते हैं। समझते चलना है ना। जो हमारा मेरुदंड है, जो स्पाइनल कॉर्ड है हमारा, ठीक, तो उसको हम लोअर नर्व सिस्टम बोलते हैं। और जो हमारा दिमाग है यानी कि जो मस्तिष्क है हमारा, उसको हम अपर नर्व सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपर नर्व सिस्टम, ऊपरी तंत्रिका केंद्र कहते हैं। और जो हमारा ये मेरुदंड होता है, ये जो है किसकी अपेक्षा? तो ब्रेन की अपेक्षा ये अधिक विकसित होता है। कब? तो जन्म के समय। कब? तो जन्म के समय जो हमारे ये मेरुदंड है वो अधिक विकसित होता है। किसकी तुलना में? हमारे दिमाग की तुलना में, हमारे मस्तिष्क की तुलना में, जिसे हम ऊपरी तंत्रिका केंद्र कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, है ना। जन्म के समय की ये बात है। और मेरुदंड द्वारा होता क्या है? तो सहज क्रियाओं पर हम नियंत्रण प्राप्त करते हैं। जो सहज क्रियाएं हैं हम जो है हमारा जो, जैसे कि हम लेट रहे हैं, करवट ले रहे हैं, ठीक है, फिर धीरे से हमें बैठाया जाता है, धीरे से हमें बैठाया जा रहा है। समझ में आया? तो यही कारण है कि जन्म के कुछ दिन बाद ही एक नवजात शिशु में महत्वपूर्ण सहज क्रियाएं जो उन्हें जीवित रहने के लिए आवश्यक होती हैं वो पाई जाती हैं, वो देखी जाती हैं। कारण क्या था? क्योंकि जन्म के समय जो हमारा मेरुदंड है, जो कि एक निचली तंत्रिका केंद्र कहलाता है, वो हमारी ऊपरी तंत्रिका केंद्र जो कि हमारा मस्तिष्क है, जो कि हमारे मस्तिष्क में अवस्थित रहता है, तो उसकी अपेक्षा वो अधिक विकसित रहता है। और इसी कारण से जो एक नवजात शिशु में जो महत्वपूर्ण क्रियाएं होनी चाहिए वो हमारे जन्म के कुछ दिन बाद, जन्म एवं जन्म के कुछ दिन बाद तक वो देखी जाती हैं, वो होती पाई जाती हैं। फिर जब हम 1 साल के हो जाते हैं, ये वाला पॉइंट याद रखेंगे, फिर जब हम 1 साल की उम्र के हो जाते हैं तो फिर क्या होता है? तब फिर जो हमारा जो मस्तिष्क है यानी कि ब्रेन का कुछ भाग जैसे कि लघु मस्तिष्क, और लघु मस्तिष्क को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? सेरिबेलम बोलते हैं। लघु मस्तिष्क और बृहद मस्तिष्क जिसे हम सेरिब्रम बोलते हैं, उसका अब विकास होना प्रारंभ होता है। 1 साल की उम्र हो जाने पर जो हमारा ब्रेन है, हमारा मस्तिष्क है, वो सेरिबिलम और सेरिब्रम, ठीक, अब इनका विकास होना प्रारंभ हुआ है। और जिसके फलस्वरूप होता क्या है कि कुछ जो हमारी ऐच्छिक क्रियाएं हैं अब हम उन्हें करना प्रारंभ करते हैं। तो ये जो हमारा लघु मस्तिष्क है, जो मुख्यतः शरीर में संतुलन को नियंत्रित करता है, के विकास होने से शिशु के क्रियात्मक व्यवहार जैसे कि चलना, पकड़ना आदि अधिक संतुलित दिख पड़ता है। क्या हुआ? पहले हमारा मेरुदंड विकसित हुआ, किसकी अपेक्षा में? हमारी ऊपरी तंत्रिका केंद्र, हमारी निचली तंत्रिका केंद्र पहले विकसित हुई, ठीक।
फिर उसके बाद हमारी ऊपरी तंत्रिका, फिर ये जन्म के समय की स्थिति है। जब हम 1 साल के हो गए तब अब हमारे मस्तिष्क का विकास हो रहा है। मस्तिष्क में एक होता है लघु मस्तिष्क जिसे हम सेरिबेलम बोलते हैं, और एक होता है बृहत मस्तिष्क जिसे हम सेरिब्रम बोलते हैं। अब इनका विकास होने लगा और इनके विकास के फलस्वरूप अब हम अपनी इच्छाएं, यानी कि हम अब ऐच्छिक क्रियाओं को कर पा रहे हैं। पहले हम सहज क्रिया कर रहे थे, सहज था, रिफ्लेक्स एक्शन था, सहज क्रियाएं कर पा रहे थे। अब हम यहाँ पे ऐच्छिक क्रियाएं कर पा रहे हैं। क्या कर पा रहे हैं? पेन का कलर चेंज करते हो जिससे आपको समझ। अब हम हाइलाइटर ले लेते हैं। अब हम ऐच्छिक क्रियाएं कर पा रहे हैं, पहले हम सहज क्रियाएं कर पा रहे थे। ठीक है, अब जब हम सहज क्रियाएं कर रहे थे तब, और जब हम अब ऐच्छिक क्रियाएं कर पा रहे हैं तो अब हमारा संतुलन होने लगा है शरीर पर। तो जो ये हमारा लघु मस्तिष्क जो मुख्यतः शरीर में संतुलन को नियंत्रित करता है, पूछ लिया गया सेरिबेलम जो हमारा लघु मस्तिष्क है वो किसको नियंत्रित करता है? तो संतुलन को नियंत्रित करता है। और संतुलन को नियंत्रित करने के फलस्वरूप होता क्या है कि अब हम चलना पकड़ना अब इस पर अधिक संतुलित दिख पड़ने लगता है। हमारा अब इस तरीके का क्रियात्मक विकास हो रहा है। ठीक, समझ में आया कि नहीं? फिर अब हम 5 साल के हो गए हैं। क्या हो गए हैं हम? अब हम 5 साल की अवस्था के जब हम हो जाते हैं तो ये जो हमारा लघु मस्तिष्क है वो परिपक्व हो जाता है और बच्चों के क्रियात्मक व्यवहार पूर्णतः संतुलित दिख पड़ते हैं। पूर्णतः संतुलित दिख पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि 5 साल तक, 1 साल से विकसित होना प्रारंभ हो गया। देखिए क्या लिखा है, प्रारंभ हो जाता है। जब ये प्रारंभ होता है तो हम अपनी ऐच्छिक क्रियाएं करने लगते हैं। तो फिर उसके बाद जब हम 5 साल के हो जाते हैं तो 5 साल की उम्र तक ये परिपक्व होता है, एकदम मैच्योर हो जाता है। और होता क्या है कि क्रियात्मक व्यवहार पूर्णतः संतुलित दिख पड़ता है। ठीक, समझ में आया? फिर जो ये क्रियात्मक विकास है, क्रियात्मक विकास मांसपेशियों की परिपक्वता पर भी निर्भर करता है। अभी तो हमने केवल ये देखा कि तंत्रिकाओं पर निर्भर करना हमने ये देखा। अब हम देखने जा रहे हैं किस तरीके से मांसपेशियों पर निर्भर करता है। तो देखिए टॉपिक क्या था, प्रिंसिपल। पहला नियम क्या बोलता है? पहला नियम बोलता है कि क्रियात्मक विकास मांसपेशियों तथा तंत्रिकाओं की परिपक्वता पर निर्भर करता है, यानी कि न्यूरल और मैस्कुलर मैच्योरेशन पर डिपेंड करता है। न्यूरल वाला हमने देख लिया, अब हम मैस्कुलर वाला देख लेते हैं। ठीक, जब हम मैस्कुलर की बात कर रहे हैं तो मांसपेशियां मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? तो धारीदार मांसपेशियां जिसको हम स्ट्रिप्ड मसल्स बोलते हैं, और अधारीदार मांसपेशियां जिसको हम अनस्ट्रिप्ड मसल बोलते हैं। ठीक, 2 प्रकार की मसल्स होती हैं हमारी, एक है स्ट्रिप्ड और एक है अनस्ट्रिप्ड। और ये जो धारीदार मांसपेशियां हैं तो इनका संबंध क्रियात्मक व्यवहार से सीधा है और इसके द्वारा सभी ऐच्छिक क्रियाएं नियंत्रित होती हैं। और ऐसी मांसपेशियों का विकास बाल्यावस्था में धीरे धीरे होता है, अतः बालकों में ऐच्छिक क्रियाओं का विकास भी धीरे धीरे होता है। ये हमारी मांसपेशियां हैं तो मांसपेशियां 2 प्रकार की हैं, धारीदार और अधारीदार। ये जो हमारी धारीदार मांसपेशियां है ना, तो वो ही हमारे क्रियात्मक व्यवहार को उनका संबंध हमारे क्रियात्मक व्यवहार से सीधा होता है। ठीक, और इनकी वजह से ही हम ऐच्छिक क्रियाएं कर पाते हैं और ये विकास हमारा बाल्यावस्था से प्रारंभ होता है लेकिन धीरे धीरे होता है। और इसी वजह से हम अपनी ऐच्छिक क्रियाओं का जो हमारा विकास हो रहा है वो धीरे धीरे हो रहा है। हमारे मसल्स क्योंकि धीरे धीरे डेवलप होना स्टार्ट होते हैं, धीरे धीरे डेवलप हो रहे हैं। क्लियर है? चीजें समझ में आ रही हैं आप लोगों को? आगे बढ़े। दूसरा नियम क्या बोलता है? दूसरा नियम बोलता है कि किसी भी क्रियात्मक निपुणता को तब तक नहीं सीखा जा सकता जब तक बालक पूर्ण रूपेण उसे करने के लिए परिपक्व ना हो जाए। लर्निंग ऑफ मोटर स्किल्स कांट अकर अंटिल द चाइल्ड इज मैच्योरेशनली रेडी। इसका क्या मतलब हुआ? यानी कि कोई भी मोटर स्किल हम नहीं सीख सकते, हम निपुण नहीं हो सकते कब तक? जब तक हमारा जो क्रियात्मक विकास नहीं हो जाता। क्या बताया गया? क्रियात्मक निपुणता हम तब तक नहीं सीख सकते जब तक बालक पूर्ण रूपेण उसे करने के लिए परिपक्व ना हो जाए।
उदाहरण से समझेंगे बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि मोटर स्किल हम क्यों नहीं सीख पा रहे हैं, कोई सी कारण है ना। जैसे कि बालकों को किसी प्रकार की क्रियात्मक निपुणता मोटर स्किल तब तक नहीं सिखाई जा सकती जब तक उनका परिपक्न मतलब मैच्योरेशन पूर्ण ना हो जाए। परिपक्न के अभाव में दिया गया प्रशिक्षण या खुद बालक द्वारा किए गए प्रयास कुछ क्षणिक लाभ जरूर देंगे, भले ही हो सकता है, परंतु स्थायी लाभ नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकता, देखिए समझते हैं। जैसे कि हम 4 साल के बालक को यदि हम टाइपिंग सिखाने के लिए बैठ गए, 4 साल के बालक को हम टाइपिंग सिखा रहे हैं, ठीक, तो 4 साल का बालक तो अभी अल्फाबेट्स ये सब सीख रहा है ना। मेंटली और फिजिकली तो वो इतना ज्यादा मैच्योर हुआ ही नहीं है, और आप अभी उसको टाइपिंग सिखा रहे हो। क्या सिखा रहे हो आप? उसको टाइपिंग सिखाने बैठे हो, ठीक है। उस समय वो आप महीनों भर उसको प्रशिक्षण दिए हो तो वो कुछ टाइपिंग सीख लिया, कुछ तो सीख लेगा, लेकिन क्या वो पूरी तरह से ट्रेंड होगा? क्या नहीं होगा। कब वो पूरी तरीके से ट्रेंड होगा? जब वो मैच्योर हो जाएगा, जब वो जानने लगेगा, जब फिजिकली और मेंटली वो ट्रेंड हो जाएगा, जब वो फिजिकली और मेंटली मैच्योर होगा, तब वो इसको भी जान जाएगा। फिर कोई बड़ी बात नहीं। जैसे कि हम बच्चों को जैसे कि सिखा रहे हैं, कुछ भी चीज़ सिखा रहे हैं, तो वो सीखना भी उनका क्या होता है कि उनकी मैच्योरिटी के साथ में और भी ज़्यादा वो विकसित होता है। कुछ दिन के लिए सीख पाते हैं, सीख रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं सीख रहे हैं, लेकिन वो पूर्ण रूपेण नहीं सीख पाते। पूर्ण रूपेण वो कैसे सीखेंगे? जब वो मैच्योर हो रहे हैं, यानी कि मेंटली और फिजिकली। कोई बच्चा हम देखते हैं शरीर उतना यानी कि उतने बड़े नहीं, लेकिन यदि वो मेंटली मैच्योर है ना तो चीज़ों को समझ जाएंगे। समझ में आया? और यदि कोई बच्चा, क्या बताया गया, यदि वो मेंटली मैच्योर है और फिजिकली मेंटली मैच्योर है, फिजिकली नहीं है, या फिर फिजिकली मैच्योर है मेंटली नहीं है, ये दोनों मैटर करता है। हमारा बहुत बार ये होता है कि हम धीरे धीरे हमारा क्रमशः विकास हो रहा है, यानी कि जैसे जैसे हम क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 उसके अकॉर्डिंग बढ़ रहे हैं। कोई बच्चा ये होता है कि क्लास 3 में पढ़ रहा है उसको, लेकिन उसको नॉलेज बड़े क्लास का हो जाता है, मतलब सीख जाता है कि अच्छा ये ऐसा होता है, इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, उससे बनने लगता है मैथ्स। हम क्लास 3 में देखा जाए तो नॉर्मल कैलकुलेशन ही बच्चों से बनता है, जोड़ना घटाना यही सब बन रहा है ना, ज़्यादा कुछ बनता नहीं है। अब उस समय कोई बच्चे को हर चीज़ मैथ्स की पूरे फॉर्मूलेज याद हो गए, फॉर्मूला याद हो गया, उसको बहुत सारी वो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स उसके बिल्ड हो गए, वो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस कर पा रहा है, तो वो मेंटली मैच्योर है। भले वो फिजिकली नहीं है, लेकिन वो मेंटली मैच्योर है। तो कंडीशन अप्लाई, कंडीशन क्या अप्लाई? या तो वो मेंटली मैच्योर है तो सीख जाएगा, यदि वो फिजिकली मैच्योर है तो सीख जाएगा। कंडीशन अप्लाई यहाँ पे। तो क्या बताया गया है कि जब तक, और इस कारण कि इस उम्र का बालक ना तो मस्तिष्क यानी कि मानसिक रूप से और न शारीरिक रूप से इतना परिपक्व होता है कि वह टाइपिंग करने के प्रशिक्षण को समझ सके और उसके अनुसार कार्य कर सके। कौन सा? जैसे कि 4 साल का बालक को टाइपिंग सीखने का प्रशिक्षण हम दे रहे हैं, तो ज़्यादा संभावना इस बात की है कि महीनों प्रशिक्षण के बाद भी वह कुछ टाइप करना नहीं सीख पाएगा, कुछ टाइप करना नहीं सीख पाएगा। बहुत हमने क्योंकि अभी वो मेंटली मैच्योर नहीं हुआ, अभी वो फिजिकली, यदि फिजिकली मैच्योर है तो भी ठीक है सीख जाएगा, यदि वो मेंटली मैच्योर है तो, यदि ये चीज़ नहीं हुई है तो नहीं सीख पाएगा। ये कंडीशन अप्लाई, यदि वो मेंटली है तो ठीक है सीख जाएगा, यदि वो फिजिकली है तो भी सीख जाएगा, लेकिन यदि ये चीज़ें नहीं है तो वो नहीं सीख पाएगा, चाहे आप कितना भी प्रशिक्षण दे दें। और यही बात हमारा दूसरा नियम बोलता है मोटर डेवलपमेंट का, कि किसी भी क्रियात्मक निपुणता को तब तक नहीं सीखा जा सकता जब तक बालक पूर्ण रूपेण उसे करने के लिए परिपक्व ना हो जाए। परिपक्वता आएगी तो क्रियात्मक निपुणता भी आ जाएगी। ठीक, फिर तीसरा नियम क्या बोलता है कि क्रियात्मक विकास में एक पूर्वानुमेय पैटर्न होता है। पूर्वानुमेय पैटर्न मतलब कि मोटर डेवलपमेंट फॉलोज अ प्रेडिक्टेबल पैटर्न। अ प्रेडिक्टेबल पैटर्न मीन्स व्हाट? आइए देखते हैं, समझ लेते हैं कि क्रियात्मक विकास एक निश्चित क्रम यानी कि सीक्वेंस के बालकों में होता है। क्रियात्मक विकास एक निश्चित क्रम के बालकों में होता है, अतः यह पूर्वानुमेय प्रेडिक्टेबल होता है और बालकों में क्रियात्मक विकास से प्रकार के क्रम यानी कि सीक्वेंस द्वारा होते हैं। कैसे? जैसे कि मस्ताधुमुखी क्रम तथा निकट दूर विकास क्रम, ये हमने कल पढ़ा है। यदि मैंने आपको बताया है, यदि आपने कल का सेशंस देखा है पूरा, जहाँ पे हमने काफ़ी कुछ पढ़ा है ना, तो कल के सेशन के बाद में इसको देखना तो समझ में आएगा आपको। तो
मस्तकाधुमुखी क्रम, ये क्या है, सेफेलोकॉर्डल सीक्वेंस में विकास सिर से पैर की ओर होता है। और ये मैंने आपको बताया था, ये विकास के सिद्धांत के अंतर्गत भी आ सकता है ये पॉइंट आपका, कि सेफेलोकॉर्डल सीक्वेंस यानी कि हम मस्तकाधुमुखी विकास होता है हमारा, यानी कि पहले सिर और फिर पैर, है ना, सिर से पैर, पहले सिर और फिर पैर नहीं, सिर से पैर की ओर हमारा विकास होता है, सिर से पैर की ओर हमारा विकास होता है। ठीक, सिर से पैर की ओर हमारा विकास होता है, यानी कि ये क्या है, इधर की ओर हम बढ़ रहे हैं, तो इसको मस्तकाधुमुखी बोलेंगे, सेफोडल कॉर्डल सीक्वेंस बोलते हैं। ठीक, और दूसरे शब्दों में पहले विकास सिर तथा गर्दन के भाग में, फिर बाह तथा हाथ के हिस्सों में, फिर धड़ में और अंत में पैर में तथा उनकी उंगलियों में होता है। और ये हमने देखा है कि उंगलियां आखिरी में इनका विकास होता है, कल हमने देखा है, कल की क्लास में। पहले क्या बताया, सिर में, फिर गर्दन में, फिर क्या बताया, बाह में, फिर हाथ में, फिर धड़ में, ये है हमारा, ये पूरा धड़ होता है हमारा, ये है ना, धड़ में, और अंत में पैर में, फिर बाद में उंगलियों में, चाहे हम पैर की उंगली देखें चाहे हम हाथ की उंगली देख रहे हैं, फिर इनमें विकास होता है। ठीक है, तो ये मस्तकाधुमुखी हो गया। और फलस्वरूप बालक पहले सिर तथा गर्दन को, मांसपेशियों को नियमित करना सीखता है, और फिर उसके बाद हाथ, बाह, पेट की मांसपेशियों पर नियंत्रण करता है, और अंत में पैर की मांसपेशियों पर नियंत्रण करना सीखता है। जब बालक खिसकना यानी कि क्रॉलिंग सीखता है, तो पहले वह शरीर के ऊपरी भाग को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है कि नहीं, बिल्कुल आगे वो क्या कर रहा है, खिसक रहा है, तो आगे शरीर को पहले आगे बढ़ाता है ना। फिर उसके बाद क्या होता है, उसी तरह जब वह बैठना सीखता है तो इसके पहले उसे सिर खड़ा करना सीखना होता है, और चलना सीखने के पहले उसे बैठना सीखना पड़ता है। और इस तरह हम देखते हैं कि क्रियात्मक विकास सबसे पहले शरीर के ऊपरी भाग में होता है और बाद में निचली भाग में होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क लगा करके बिल्कुल याद करना है आपको। आ सकता है कि किस तरीके से विकास हो रहा है, विकास का क्रम क्या है, सीक्वेंस क्या है, पहले जब खिसक रहा है तो क्या हो रहा है, बैठ रहा है तो क्या हो रहा है, खड़ा हो रहा है तो क्या हो रहा है, खड़े होने से पहले बैठता है। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को, यानी कि ऊपरी भाग पहले विकसित हुआ, निचली भाग बाद में। फिर निकट दूर का विकास यानी कि प्रॉक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट में बताओ क्या होता है, मैंने कल पढ़ाया है। तो कि इसके यानी कि प्रॉक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट सीक्वेंस के अनुसार क्रियात्मक विकास बालकों में होता है, और इस क्रम के अनुसार बालकों के शरीर के उन अंगों का विकास पहले होता है जो शरीर के केंद्र में होते हैं, यानी कि ओरिजिन जिसको बोला जाता है, और शरीर के छोर यानी कि पेरिफेरी पर आने वाले अंगों का विकास बाद में होता है। जैसे कि हमने हाथ का उदाहरण देख लिया, ये क्या है, ये छोर है, ये केंद्र है, ये बाह है ना, तो ये पहले आई और उसके बाद में ये बाद में, हाथ बाद में आ रहा है, और फिर उसके बाद उंगलियां। ठीक है, जैसे कि पैर, तो ये पहले क्या आएगा, पहले हमारी जांघ, ये आ रहा है, फिर बाद में घुटना, और फिर बाद में ये यानी कि ठीक, फिर उसके बाद में उंगली। क्लियर है, समझ में आ रहा है कि नहीं, कि यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, गलत नहीं होना चाहिए इससे, क्योंकि प्रश्न बनते हैं, है ना, और डेफिनेटली क्वेश्चन आने ही वाला है इससे, तो समझ लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना, कि पहले केंद्र में विकास होता है, बाद में छोर में यानी पेरिफेरी में होता है। और इस विकासात्मक क्रम के अनुसार बालकों में पेट, छाती, बाह तथा जांघ जो शरीर के केंद्र में है में क्रियात्मक विकास पहले तथा घुटना, नी, हाथ की उंगलियां, पैर की उंगलियां आदि का विकास बाद में होता है। पेट, छाती, बाह, जांघ ये सब केंद्र हैं, तो पहले विकसित हो गया, बाद में जैसे कि हमारा घुटना हुआ, तो हमारे हाथ की उंगलियां हुई, हमारा हाथ हुआ, ये सब बाद में आ रहा है। ठीक है, और क्रियात्मक विकास के पूर्वानुमेय पैटर्न यानी प्रेडिक्टेबल पैटर्न की जानकारी इस बात से भी होती है कि उम्र बीतने के साथ साथ बच्चों का क्रियात्मक व्यवहार सामान्य से विशिष्ट हो जाता है। ये भी पूछा जाएगा, जो ये क्रियात्मक व्यवहार है सामान्य से, क्योंकि आया हुआ है क्वेश्चन, है ना, ये जो क्रियात्मक व्यवहार है वो सामान्य से विशिष्ट है या विशिष्ट से सामान्य है। तो क्या बताया गया है, तो उम्र बीतने के साथ साथ ये क्रियात्मक विकास क्या है, तो सामान्य से विशिष्ट है, सामान्य से विशिष्ट होता है। ठीक
ठीक, समझ में आ रहा है? सामान्य यानी कि जनरल से स्पेसिफिक है, जनरल से स्पेसिफिक है। जैसे 2 महीने का शिशु किसी रंगीन वस्तु को मात्र टकटकी लगाकर देखता है तथा अपने हाथ पांव फेंकने की क्रिया तेज कर देता है, यह सब सामान्य क्रिया का उदाहरण है। फिर 6-7 महीने की उम्र में वह अपने हाथ को उस वस्तु विशेष की ओर ले जाता है जो एक विशिष्ट क्रिया स्पेसिफिक एक्शन का उदाहरण है। पहले कि वो टकटकी लगा करके देख रहा है, आप उसके सामने कुछ खिलौना रख दो, घूमता हुआ बढ़िया बढ़िया देखेगा, एकदम उछल उछल कर बढ़िया देख रहा है, एकदम टकटकी, और बड़ा मुस्कुराएगा, बहुत खुश होगा बच्चा। उसके ऊपर में यदि खिलौना घूम रहा है, उसके अगल बगल आस पास में घूम रहा है, फिर धीरे धीरे क्या होगा, और एकदम हाथ पैर एकदम बड़ा खुश होगा, हाथ पैर एकदम झटकेगा, खुश होता है। तो ये केवल सामान्य क्रिया कर रहा है, वो केवल देख रहा है। धीरे धीरे जब वो बड़ा होगा उसको पकड़ने की कोशिश करेगा, उसको पकड़ने की कोशिश। अब ये जब वो उसको पकड़ रहा है, इसका मतलब वो स्पेसिफिक एक्शन कर रहा है। अब वो अपना हाथ पैर ये सब ले करके अब जब जा रहा है, अब उसको पकड़, पहले तो देख के खुश हो रहा था, एकदम हाथ पैर झटक झटक के हंस रहा था, मुस्कुरा रहा था, लेकिन धीरे धीरे क्या हो रहा है, अब उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है। तो यानी कि जो क्रियात्मक व्यवहार है ये क्या है, तो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, ठीक। और कुछ मनोवैज्ञानिक के अनुसार क्रियात्मक विकास के पूर्वोन्मेय होने का सबूत या जिसको हम एविडेंस बोलते हैं, यह भी है कि बालकों में चलने की क्रिया उनके कुल विकास यानी कि टोटल डेवलपमेंट के अनुकूल होती है। ये जो प्रेडिक्टेबिलिटी है ना मोटर डेवलपमेंट की, इसका यदि हम एक एविडेंस और देखें, सबूत ये भी देखें, तो बालक की जो चलने की क्रिया है तो उसकी कुल विकास के अनुकूल होती है। शायद यही कारण है कि जो बालक जल्दी बैठने लगता है वही चलना भी जल्दी प्रारंभ कर देता है। बोलते ना कि ये सब कारण है कि मसल्स बोला जाता है, अच्छा कैल्शियम की कमी है, बच्चे की हड्डी ना मजबूत नहीं है, इसलिए वो बैठ नहीं पा रहा है, बैठेगा जल्दी नहीं तो चल भी जल्दी नहीं पाएगा। तो ये बातें होती, जब बच्चा जल्दी बैठ ही नहीं पाया तो बच्चा जल्दी चल नहीं पाएगा, है ना। बच्चा जल्दी, टोटल डेवलपमेंट उसका कैसे हो रहा है, टोटल डेवलपमेंट भी डिपेंड करता है, टोटल डेवलपमेंट भी एक फैक्टर होता है किसका, तो यहाँ पे यदि हम देख रहे हैं मोटर डेवलपमेंट, यदि हम क्रियात्मक विकास को प्रेडिक्ट करना चाहें कि किस तरीके से कार्य कर रहा है, तो बच्चों के चलने की क्रिया उसके जो कुल विकास पर निर्भर करती है, उसके अनुकूल होती है, ठीक। ये हमने 3 नियम देखे। चौथे नियम में आ जाओ कि क्रियात्मक विकास के लिए मानक बनाना संभव है। इट इज पॉसिबल टू एस्टैब्लिश नॉर्म्स फॉर मोटर डेवलपमेंट। हाउ इट इज पॉसिबल, लेट्स सी। चूंकि शिशु में विकासात्मक पैटर्न पूर्वोन्मेय यानी कि प्रेडिक्टेबल होता है कि इस तरीके से विकास होगा, पहले सिर आएगा, फिर गर्दन आएगी, फिर बाँह आ रहा है, फिर ठीक है, ये चीजें हमें पता है। और ये हमें पता है कि पहले ओरिजिन है, फिर बाद में छोर है, फिर बाद में छोर है, पहले ये जब हमें पहले से पता है कि ऐसा होगा, बच्चा बैठ रहा है फिर चलेगा, ठीक। तो ये सभी तो प्रेडिक्टेबल है, ये हमने पूर्वोन्मेय हम पहले से जान गए हैं, ठीक। तो चूंकि शिशु में विकासात्मक पैटर्न पूर्वोन्मेय होता है, अतः उसके भिन्न भिन्न प्रकार के क्रियात्मक विकासों के लिए मनोवैज्ञानिकों द्वारा एक मानक तैयार किया गया है। क्या मानक, तो इस मानक द्वारा यह पता चलता है कि किस उम्र के शिशु द्वारा किस तरह का क्रियात्मक व्यवहार किया जाता है। इससे माता पिता तथा शिक्षक दोनों को ही एक प्रकार का मार्गदर्शन होता है और ये किसी विशेष उम्र के बालक से ना तो ज्यादा और ना ही कम उम्मीद करते हैं। हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि कोई बच्चा यदि क्लास KG 1 में है तो वो हमको मतलब कि पूरा हर चीज बता दे, आई एम गोइंग टू स्कूल, वी हैव लर्न दिस एंड दैट, व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ, वी हैव डन। नहीं, एक्सपेक्टेशन नहीं है कि वो फ्लुएंटली इंग्लिश बोल रहे हैं, नहीं है एक्सपेक्टेशन। इंडिया की बात कर रहे हैं ना, हम विदेशों की बात नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे तो उनकी वो नेटिव लैंग्वेज है। हम ये जान रहे हैं, ठीक है, बच्चा ABCD सीख रहा है क्या, हाँ बच्चा लिखना जान रहा है क्या, कि अच्छा ये स्मॉल लेटर है, ये कैपिटल है, ये स्मॉल है, ये इस तरीके से बच्चे को 1 लिखना आ रहा है क्या, 2 लिखना आ रहा है, 3 लिखना आ रहा है, 1 1 11 1 2 12 1 3 3 1 3 13 ऐसा बोल पा रहा है, लिख पा रहा है क्या, हाँ बिल्कुल लिख पा रहा है। एप्पल लिख पा रहा है क्या, लिख पा रहा है। बॉल लिख पा रहा है, लिख पा रहा है। हाँ, क्या वो चीज़ों को पहचान पा रहा है, यदि इस तरीके से बना हुआ है क्या वो जान पा रहा है कि यही एप्पल है, क्या वो जान पा रहा है क्या यही बॉल है, ठीक। मतलब आपको समझ में आ रहा है, एक्सपेक्टेशन इतनी है। तो जो जिस उम्र का, अब उस उम्र के हिसाब से ही क्या किया जाता है, उसको गाइड किया जाएगा। और क्योंकि आइडिया हो जाता है ना, एक आइडिया पूर्वोन्मेय, जब हम प्रेडिक्टेबिलिटी है इसकी,
तो आप इसके लिए नॉर्म्स भी बना सकते हो कि हमें कौन सी उम्र, तभी तो आप देखिए सिलेबस किस तरीके से तय किया जाता है कि किस तरीके से सब क्लास के लिए सिलेबस वैसा क्यों है। कब पहले देखो जब हम छोटे तो पहले 1 2 3 4 सिखाया गया, वहाँ डायरेक्टली हमें एडिशन सब्ट्रैक्शन सिखा रहे थे क्या? नहीं सिखा रहे थे। फिर उसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन सिखाए, फिर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सिखा रहे हैं, फिर उसके बाद धीरे से फॉर्मूले ऐड कर देते हैं। समझ में आया? तो ये ना पूरे क्रम कि कौन सी उम्र के बच्चे को हमें क्या सिखाना है, ये वही चीज लिखा है ना। और मनोवैज्ञानिकों द्वारा कुछ खास क्रियात्मक व्यवहार जैसे कि सीधा बैठना, खड़ा होना, चलना, किसी वस्तु की ओर हाथ बढ़ाना, पकड़ना आदि का मानक तैयार किया गया और इसका प्रयोग बालकों की वृद्धि मापने में भी किया गया है। ये कुछ खास क्रियात्मक व्यवहार है। सीधा बैठना है, खड़ा होना है, बैठेगा तो चलेगा, ठीक है, खड़ा हो रहा है तो चल पा रहा है, ठीक है। तो ये सभी चीजें क्या होती हैं, ये पहले से नॉर्म सेट है कि ऐसा ऐसा हो पा रहा है, ठीक। फिर क्या है, शिशु विकास का बेली स्केल ऑफ इन्फेंट डेवलपमेंट, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे बेली द्वारा निर्मित किया गया है। तो शिशु के भिन्न भिन्न क्रियात्मक व्यवहार को एक मानक यानी कि नॉर्म्स द्वारा मापने का एक अच्छा उदाहरण है। पूछ लिया गया कि बेली स्केल ऑफ इन्फेंट डेवलपमेंट क्या है, किसने विकसित किया, तो इसको किसने विकसित किया, बेले ने विकसित किया। ये है क्या, तो ये बच्चों के यानी कि भिन्न भिन्न क्रियात्मक व्यवहार को कि ये क्या है, भिन्न भिन्न क्रियात्मक व्यवहार को एक मानक यानी कि नॉर्म्स द्वारा मापने का एक ये क्या है, एक अच्छा उदाहरण है कि किस तरीके से बेले स्केल के द्वारा, बेले स्केल ऑफ इन्फेंट डेवलपमेंट कैसे उसका विकास हो रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं हो रहा है, तो उससे नापा जाता है। यानी कि मापन के लिए ये स्केल क्यों यूज किया जा रहा है, मापने के लिए। क्या मापने के लिए, क्रियात्मक व्यवहार के मानक को, नॉर्म्स को, ठीक है। समझ में आया, इतनी चीजें क्लियर है। बेले स्केल आ गया तो भी गलत नहीं होना चाहिए आप लोगों का। फिर हम 5वें नियम में आ जाते हैं। 5वां नियम हमारा क्या बोलता है कि क्रियात्मक विकास में व्यक्तित्व भिन्नता होती है। देयर आर इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन मोटर डेवलपमेंट। हमने देखा ना, तो क्या ये सभी एक उम्र के बच्चों में क्या ये सभी ये क्रियात्मक विकास एक जैसा हो रहा है? नहीं, सबके लिए भिन्न भिन्न व्यक्तित्व भिन्नता यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं मोटर डेवलपमेंट में। ये याद रखेंगे आप लोग, इंपॉर्टेंट बनेगा, ठीक। क्या है, यद्यपि क्रियात्मक विकास में एक संगति कंसिस्टेंसी होती है, अर्थात इसमें एक ऐसा पैटर्न होता है जो सभी बालकों के लिए एक समान होता है, फिर भी इस तरह के विकास में व्यक्तित्व भिन्नता पाई जाती है। एक जैसा हो रहा है लेकिन फिर भी भिन्नता कैसे है? इसका परिणाम यह होता है कि भिन्न भिन्न बालक भिन्न भिन्न उम्र में क्रियात्मक विकास के एक ही स्तर पर नहीं पहुंचते। जैसे अगर सीधा बैठने का ही उदाहरण ले लिया जाए तो कोई बालक 6 महीने में बैठता है तो कोई 10 महीने में। ये स्वास्थ्य, आहार आदि कुछ ऐसे कारक हैं जो बालकों के क्रियात्मक विकास में अंतर कर देते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को यहाँ पे कि उसका आहार कैसा है, स्वास्थ्य कैसा है, बच्चा कहीं बार बार बीमार तो नहीं पड़ रहा है, आहार उसको न्यूट्रिशन उसको मिला है, न्यूट्रिशन यानी क्या उसको न्यूट्रिशन मिला है। जैसे कि बोला जाता है ना कि बच्चे के जन्म के 6 महीने तक बच्चे को माँ का दूध ही जरूरी है, क्या उसको मिला है? क्यों? क्योंकि आहार तो उसका वही है, अभी न्यूट्रिशन उसको कहाँ से मिल रहा है, वहीं से मिल रहा है। यदि नहीं पिलाया गया है, बच्चे को नहीं मिला है, तो वो बच्चा भी जल्दी विकसित नहीं हो पाता है, वो भी उसके मसल्स नहीं डेवलप हो पाते, क्योंकि कैल्शियम उसको वहीं से मिलता है। बोलते हैं ना दूध पियो, अब वो बच्चे को तो नहीं मिला, वो बाहरी दूध पी रहा है, वो पाउडर दूध पी रहा है, उसको नहीं मिल पाया उतना, उसको नहीं मिल पाया, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीजें, उसके स्वास्थ्य, उसका हेल्थ कैसा है, उसका क्या न्यूट्रिशन उसको मिल रहा है, तो तभी बोला गया कि कभी कोई बच्चा बहुत जल्दी बैठ लिया तो बहुत जल्दी चलने लगा, कोई बच्चा धीरे बैठा फिर उसका धीरे धीरे कर रहा है, वो कोई बच्चा जल्दी बोलता है, कोई बच्चा बाद में बोलता है, ठीक है। तो जैसे कि भाषा, तो कल के सेशन में हमने पढ़ा था लैंग्वेज क्या है, मोटर डेवलपमेंट होता है, क्रियात्मक विकास होता है। बिल्कुल याद रखेंगे, इस तरीके के प्रश्न बिल्कुल आए हैं और आने की पूरी संभावना है। एक एक चीज आप लोगों को इसीलिए मैं रिपीट करके बताती हूँ, है ना। तो यहाँ पे हम देखें कि सब में तो होता है, लेकिन ये जो कारक है उनके कारण में क्रियात्मक विकास में अंतर आ जाता है,
ठीक। तो जैसे कि यहाँ पे बताया गया ना कि एक जैसा है और एक पैटर्न में ही फॉलो होता है, एक समान होता है, लेकिन फिर भी भिन्नता वो यहाँ पे आती है, ठीक। और क्रियात्मक विकास के इन नियमों से शिक्षकों को अधिक फायदा होता है, क्योंकि इसके आधार पर वे बालकों का समुचित एवं वैज्ञानिक मार्गदर्शन कर पाते तथा यह समझ लेते हैं कि क्यों कोई बालक अपनी उम्र के अन्य बालकों से कोई अमुक क्रियात्मक व्यवहार में पीछे रह जाता है या आगे चला जाता है। क्यों? क्योंकि कारण क्या है, क्या कारण है, उसका आहार कैसे, न्यूट्रिशन कैसे, जैसे कि ये सभी जो कारक यदि हम देखेंगे तो हम स्टडी कर सकते हैं कि अच्छा ये सब कारण है कि बच्चा ना ठीक है, हम समझ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम इस पर ज़्यादा ध्यान दे देंगे, ठीक। तो ये कारण बनते हैं, यानी कि भले ही मोटर डेवलपमेंट एक समान सभी स्टेज में सभी बच्चों में होता है, लेकिन फिर भी उसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस रहते हैं। तो ये हमने जो है आपके प्रिंसिपल ऑफ मोटर डेवलपमेंट टॉपिक को कंप्लीट किया है। आई होप आप सभी को समझ में आया हो और आप अच्छी तरीके से इसे जो है कर पाएँ, ठीक है। इसी के साथ मैं आज की क्लास को एंड करूँगी। नेक्स्ट सेशन में हम फिर बहुत जल्द मिलेंगे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन। जय हिंद, जय भारत।